हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज का टॉपिक क्या है? अपक्रिया की दर या वेग। इससे पहले मैंने कल को आपको बताया था रासायनिक बल गतिकी के बारे में। कल हमने आपको डीपली में समझा दिया था। आज हम समझेंगे अपक्रिया की दर या वेग को। ये एग्जाम में कई बार रिपीट प्रश्न हुआ है। इससे पहले जो हमने कल पढ़ाया था कल की क्लास में वो भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। इसलिए हम इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन दे रखी है और मैं इसको फिर डीपली समझाने वाला हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं डेफिनेशन कुछ इस प्रकार की है। एकांक समय में, कोई भी समय है आपका, किसी अभिकारक या उत्पाद की, अभिकारक मतलब जो भी, याद रखना, अभिकारक जो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे कोई भी पदार्थ या यौगिक रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए तैयार होते हैं, वो अभिकारक कहलाते हैं। या उत्पाद, उत्पाद का मतलब ये होता है जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होती है, जो भी चीज़ बन के तैयार होती है, उसको हम क्या कहेंगे? उत्पाद। की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। एकांक समय में, कोई एक समय है, किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सांद्रता, सांद्रता कोई, मैंने कहा कि 4 ग्राम मैंने कोई गैस ले ली और 10 ग्राम कोई दूसरी गैस ले ली। इनकी सांद्रता हमने इतनी ले ली है, तो इन दोनों को मैंने जब इन दोनों को मिलाया, इन दोनों गैसों को मिलाया, तो ये अभिकारक कहलाया। ये दोनों जो चीज़ें ली हैं वो क्या कहलाए? अभिकारक। अब ये दोनों चीज़ें मिलाने के बाद जो चीज़ हमें प्राप्त हो रही है वो हम क्या कहेंगे? उससे क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। ठीक है, तो ये बात अच्छे से आप याद रखेंगे। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, यही हमें परिभाषा याद हो जानी चाहिए। एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। इसका सूत्र इस प्रकार है, दर या वेग बराबर, या पूरा लिख सकते हैं, अभिक्रिया का दर या वेग, या सीधा बता सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग बराबर अभिकारक, या चाहे अभिकारक ले लो या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। मतलब अभिकारक इधर क्या था, उधर क्या हमें प्राप्त हुआ, तो जो भी परिवर्तन हो रहा है, अब कितने उसमें लगा, जो भी समय परिवर्तन में जो भी समय लग रहा है, तो उसका सूत्र ये तैयार होगा। ठीक है, तो क्या लिखो, एक बार फिर से देखिए, दर या वेग बराबर होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपान परिवर्तन में लगा समय। मतलब ये जो भी परिवर्तन कर रहे हैं, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद हो, मतलब ये जो भी परिवर्तन कर रहे हैं, इनमें जो भी समय लगता है वो एक अनुपात के रूप में समय लगता है। ठीक है, अब इसका मात्रक भी हम देख लेते हैं। उसका जो मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या दूसरा मात्रक भी बता सकते हैं मोल लीटर इनवर्स या मिनट इनवर्स, और बता सकते हैं मोल लीटर इनवर्स या घंटा इनवर्स, आवर्स इनवर्स, जो भी, मतलब इन यहाँ पर कोई मतलब नहीं, चाहे मिनट ले लो, चाहे सेकंड ले लो, या घंटा ले लो। ठीक है, इस प्रकार से इसका मात्रक आप बता सकते हो, और ये परीक्षा में कई बार इसके रिपीट हुआ। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आर डेल्टा सी, ये आपका अभिकारक या उत्पाद का प्रतीक बताएगा, सी जो है, और नीचे लिख देंगे जो भी समय इसमें लगेगा, डेल्टा टी करके जो भी समय लगेगा। इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो समय हमारा वो नीचे रहेगा, और अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होगा वो ऊपर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे समझ लीजिए। अगला प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न है औसत वेग, औसत दर या वेग। अगला प्रश्न क्या है? औसत दर या वेग। औसत दर या वेग, यही प्रश्न है आपका, औसत दर या वेग। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, इसमें एकांक समय लिया हुआ, और इसमें कोई एक निश्चित समय अंतराल लेना। क्या लेना है? एक निश्चित समय अंतराल। ठीक है, इसमें क्या लेना? एक निश्चित समय अंतराल में। इसका आंसर क्या होगा? एक निश्चित
समय में अंतराल में एक निश्चित समय अंतराल में, अब समय को हम इस प्रकार लिख सकते हैं ब्रैकेट में डेल्टा टी में, मैं तो लिख ही लिया समय अंतराल में, यहाँ पर में लिखेंगे, यहाँ पर आप बता सकते हैं एक निश्चित समय अंतराल, अरे यार, एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले, तो बिगड़ गया, कैसे बिगड़ गया भाई, होने वाले परिवर्तन की दर को, ठीक है, बता सकते हैं होने वाले परिवर्तन की दर को। एक बार फिर से देखते हैं, एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को, दर या वेग भी बोल सकते, दर को रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं, औसत वेग या दर कहते हैं, इस प्रकार से इसका परिभाषा है। इधर थोड़ा इरेज हो गया, दोबारा मैं देख रहा हूँ, एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद, थोड़ा इरेज हो गया, अभिकारक या उत्पाद, सही से लिख लीजिए, बोल भी रहा हूँ, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर की रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग या दर कहते हैं, ठीक है, होने वाली सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, सांद्रता में या होने वाले परिवर्तन की दर को, थोड़ा इधर है, दर को रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग या दर कहते हैं। एक बार फिर से, एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग या दर कहते हैं। बिल्कुल सेम परिभाषा है, इसमें कितना यूज हुआ, केवल एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल लेना, जो पहले आपने डेफिनेशन लिखी हुई थी जो पहले वाले की, वो उसमें भी आपको लिखना है, ठीक है। इसमें बस इसमें एक निश्चित समय अंतराल ले लिया, उसमें एकांक एक समय ले लिया आपने, कोई समय हो गया, उसमें कोई भी समय यूज कर सकते हैं, एक निश्चित समय अंतराल का हमने प्रयोग कर लिया है, ठीक है। तो इसमें तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग कहेंगे, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग हम इस प्रकार से लिखेंगे, आर एवरेज डेल्टा सी बटे डेल्टा टी, इस प्रकार से हम इसे लिख लेंगे, या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये माइनस और प्लस, या ऐसे हम अलग से इसे बता सकते हैं, अलग से भी इसे बता सकते हैं। एक बार इसमें हमें माइनस का, हमेशा अभिकारक में क्या होता है, हमेशा अभिकारक में कमी होती है, तो अभिकारक जो हमारा होगा वो किसी प्रकार से हमें कमी दिखाएगा, तो किस प्रकार लिख सकते हो, डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, इसमें कमी दिखा रहा, थोड़ा कामा करके हम और बताते, आर एवरेज बटे प्लस वाला ले लो, बराबर करके प्लस वाला ले लो, तो डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, तो कहीं ना कहीं एक, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपका होगा ये पी होगा, ठीक है। यहाँ पे जो पी, जो हमेशा याद रखना, जो पी होता है वो उत्पाद होता है, और ये जो आर होता है ये हमेशा अभिकारक होता है। अभिकारक में हमेशा कमी होती है और उत्पाद में हमेशा वृद्धि होती है, क्योंकि अभिक्रिया जब होगी तो कहीं ना कहीं किसी में कमी होगी, तब कहीं जाकर उत्पाद का निर्माण होगा। तो कमी होना इसमें होगा अभिकारक में, और जुड़ना ये होगा तुम्हारा उत्पाद में, ठीक है। इस प्रकार से इस अभिक्रिया को आप समझा सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ देखो प्लस लगाओ या ना लगाओ वो बात अलग है, ठीक है। अगर लगा भी देखो तो भी कोई प्रॉब्लम, तब भी ये प्लस मानिए, नहीं लगाओगे ये पी बना हुआ। हम फिर से एक बार सही से बना दे रहे हैं, ये डेल्टा पी करके लिखा, और नीचे हमने लिखा डेल्टा टी। जो भी मतलब जो भी परिवर्तन हो रहा है, मतलब उत्पाद में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो कितने समय में हो रहा है वो लिखा गया है। अब ये लिखा है जो भी अभिकारक में कमी हो रही है, इस प्रकार से लिखा है। तो कमी को हम इस प्रकार से लिखेंगे, उत्पाद को हम प्लस के रूप में लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ लिखा है प्लस और माइनस दोनों चीज़ें। और सी का मतलब हमने ये भी बताया था कि अभिकारक या उत्पाद दोनों की बात ये सी आपको दिखाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से आप इसको औसत वेग को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अरे यार बिगड़ जाता बार बार। अभिकारक, ठीक है, सबने लिख लिया होगा, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है ताक्षणिक वेग। अगला प्रश्न है ताक्षणिक वेग। वेग अच्छा प्रश्न है और ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में से कई बार पूछा। ताक्षणिक वेग, ठीक, इसी प्रकार से ये प्रश्न आपका दिया गया। तो परिभाषा आपने जो भी लिखी हुई है, जो भी लिखी हुई है, एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय पर, मतलब एक निश्चित समय, जो अभी इससे पहले जो भी औसत वेग की परिभाषा लिखी हुई थी, बिल्कुल आप वही परिभाषा लिख सकते हैं इसमें। लेकिन यहाँ इसमें कुछ रूल्स चेंज हो गए। इसमें लिखना है आर स्मिट, एक लिमिट के अनुसार लेना इसमें, और बताना इसमें जब भी आप बताएंगे तो इस प्रकार लिखें, डेल्टा आर लिख लो या डी आर लिख लो। इसमें कमी बताने वाले हैं और डेल्टा टी समय बताने। परिभाषा इससे ऊपर जो मैंने बताई है बिल्कुल वही कॉमन कर देना, लेकिन एग्जाम्पल में इस प्रकार बताना, कॉमा आर रेस्ट बराबर। अब इस बार आपको डी पी मतलब ये उत्पाद का काम, और नीचे डी टी मतलब अब ये प्लस का काम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आप इतना याद रखना, इसमें आपको अगर ये प्रश्न पूछा तो इसमें एक व्यंजन इसका और पूछ लिया। व्यंजन आपको किस प्रकार बताना, जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, नंबर 1 ए प्लस बी। अगर ताक्षणिक वेग का व्यंजन पूछ लिया जाए तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार से कर लेना है, रिएक्शन सी प्लस डी। इसमें कमी होगी, इसमें आपकी कमी होगी तो पता आपको क्या किस प्रकार लिखना है, आर रेस्ट बराबर, ये है आपका, ये दोनों आपके अभिकारक हैं, ठीक है। तो किस प्रकार लिखना, माइनस डी ए बटे डी टी, ठीक है। फिर आप बराबर करके लिख लेना, माइनस ये वाली ले लो डी बी बटे डी टी। इस प्रकार से आप लिख लेंगे बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अभिकारक है तो इन दोनों में कमी हो रही किसी भी समय पर, क्योंकि किसी एक निश्चित समय में हो रही। अब ये हमारे दोनों क्या है, उत्पाद। ये आपको किस प्रकार से प्राप्त होंगे, प्लस के, तो बराबर प्लस डी सी बटे डी टी, ठीक है। ये दोनों, क्योंकि ये दोनों उत्पाद, ये दोनों का काम कर रहे हैं, प्लस का काम कर रहे हैं, बराबर फिर प्लस डी डी बटे डी टी। इस प्रकार से आप इसका व्यंजन लिख सकते हैं। एक और इसका एग्जाम्पल है दूसरा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से जल्दी, स्पीड में। बहुत अच्छा प्रश्न है, पेपर में आता है, फिर मत कहना कि पेपर में आया मैंने कर नहीं पाया, ठीक है। बहुत ही ईजिली है, अगर नहीं आया तो तुरंत कमेंट में मैसेज कीजिए, दोबारा बताता हूँ। ओके, सबने लिख लिया, ओके। इसका एक और एग्जाम्पल है, पेपर में पूछा जाता है, एग्जाम्पल था एन है, N1 है, N1 ए प्लस N2 बी रिएक्शन M1C प्लस M2 डी। इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल। अब ये जो दोनों ये नष्ट समीकरण है, ये नष्ट समीकरण मितीय या सीधा सीधा बता सकते हो समीकरण मितीय है ये, ठीक है। ये क्या कहा, समीकरण मितीय
ये समीकरण मितीय का काम कर रहे हैं दोनों। अब इनको पता किस प्रकार लिखना है, इनको एक बट्टी करके लिखना है आपको। तो पहले तो आप लिख लेंगे इसके आर रिस्ट बराबर, अब ये आपका है जो ये आपके क्या है अभिकारक, तो हमको पहले ये वाले यूज कर लेना जो रस समीकरण मितीय है, ठीक है। तो 1/n वो भी माइनस करके 1/n करके अब बिल्कुल डी ए बटे डी टी, इनको 1/, अब तो समझ में आ गया, तो अब देखो बराबर फिर लगा दिया। अब माइनस का क्योंकि अभिकारक है ये माइनस हो रहा है, तो -1/n2 बटे डी, अरे डी है डी बी बटे डी टी, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। ये दोनों बटे मारे और ये भी बटे में आएंगे, लेकिन अब क्या होगा, ये दोनों अब प्लस में आएंगे, तो प्लस 1/m1 डी सी बटे डी टी। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। फिर बराबर आप कर लीजिए 1/m2 प्लस वो भी डी डी बटे डी टी। इस प्रकार से बस इतना ही करना था, इतने में ही आपको कंप्लीट 2 नंबर का पूछा गया था, आपको 2 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर सवाल आता है, चाहे वो कोई भी संख्या लेके आए, चाहे ए आए, चाहे बी आए, चाहे सी आए, चाहे डी आए, इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आ जाता है तो आप एग्जाम में कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न, तात्कालिक वेग हो गया। अब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये तो आपको पता है, ताप को पता है आपको, टेम्परेचर होता है। दूसरी बात आपका दाब है, दाब को पता है आपको, प्रेशर होता है, कहीं ना कहीं प्रेशर दिया जाता है तब कहीं अभिक्रिया कंप्लीट होती है। अगर हम ताप देते हैं, कोई गर्म करते हैं तब अभिक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है। एक दाब होता है। तो इस प्रकार की जो भी है सांद्रता में, मतलब जो भी है, मतलब आपके कारक, तो वो ये अभिक्रिया के कारक जो भी पूछे तो बता देना, ताप या दाब या उत्प्रेरक भी बता सकते हो, ठीक है। तो उस प्रकार से आपने बता देना है, इसमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि ताप क्या होता है। तो अभिक्रिया को एक ताप दिया जाता है, एक निश्चित ताप दिया जाता है, एक लिमिट ताप दिया जाता है, जिससे अभिक्रिया सही सरलतापूर्वक से हो जाए, और एक दाब भी दिया जाए, दाब की वजह से भी अभिक्रिया गैसों को घोलना होता हो, तो हम दाब की वजह से ही गैसों को घोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वेग नियम या वेग व्यंजक। अगला प्रश्न क्या है, वेग नियम या वेग व्यंजक। अच्छा प्रश्न है ये, वेग नियम, ठीक है। वेग नियम या वेग व्यंजक। एक बार वीडियो की क्वालिटी जरा चेक कर लो, अच्छी क्वालिटी है। चलो देखते हैं, वीडियो तो सही चल रहा है, लगता है लगभग करके साफ ही चल रहा है। तो इसमें देखिए, वह गणितीय व्यंजन, वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता, जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की सही है, अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक मान को दर्शाता है वेग नियम कहलाता है, वेग नियम कहलाता है, ठीक है। किस प्रकार लिखा हुआ है,
वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक मान दर के लिखो, के ज़्यादा बेहतर है, दर के प्रायोगिक मान को दर्शाता है, वेग नियम कहलाता है। ठीक है, तो दर के जो प्रायोगिक मान को दर्शाएगा वो क्या कहलाएगा? वेग नियम। अब इस प्रकार से लिखते हैं, अभिक्रिया आपकी इस प्रकार है, कुछ अभिक्रिया आपकी कुछ इस प्रकार से A प्लस बी रिएक्शन उत्पाद। ठीक है, अब ये वेग नियम से आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो वेग प्रोपोर्शनल, इस प्रकार प्रोपोर्शनल का निशान पहले लगाएंगे। ठीक है, तो A की जो भी पावर होगी वो ये पावर जितना आपने ये लिख रखा है। ठीक है, अब इससे ये तुम्हारा रस मितीय वो है, एक बार हम फिर से बता दें, रस समीकरण मितीय गुणांक है। ये क्या है आपके? ये दोनों क्या है? रस समीकरण मितीय गुणांक है। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ लेना। तो याद रखना, इसमें जो भी मान लीजिए हम इस पर जो भी दर लगाएंगे, ठीक है, इंटू बी की पावर हम एक्स मान लेते हैं, बी की पावर एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका? वेग नियम। बी की पावर बाई है, ठीक है, ए की पावर एक्स है, बी की पावर, तो ये क्या कहलाएगा आपका? वेग नियम। तो एक बार अच्छे से समझ लो, ये आपके क्या है? रस समीकरण मितीय। हम लिखे भी दे रहे हैं, आप लिख सकते हैं ए कामा बी आपके क्या है? रस समीकरण मितीय गुणांक। ठीक है, और ए और जो बी है, जो अरे एक्स और वाई, एक्स और जो वाई है, एक्स और जो वाई है, पता क्या है? प्रायोगिक तौर पर ये आपके क्या है? ये आपके क्या प्रायोगिक मान है? एक्स और वाई क्या है आपके? प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान जो दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको नोट पहले कर लीजिए, फिर हम इसको अब हमारा देख लेंगे। वेग प्रोपोर्शनल एक्स की पावर ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर बाई, जी ये आपका वेग नियम हो गया। अब उसने पूछा क्या? वेग व्यंजन पूछा। आप अगले स्टेप में आप वेग व्यंजन प्राप्त कर लेंगे। देख सकते, जब भी आप प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो क्या करेंगे? वेग बराबर, तो एक नियतांक जोड़ेंगे, या स्थिरांक जोड़ेंगे। ठीक है, क्या जोड़ेंगे? इसे एक नियतांक बोल सकते हैं या इसे स्थिरांक बोल सकते हैं। सीधा सीधा हम वेग स्थिरांक से बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? वेग स्थिरांक, क्योंकि वेग पढ़ ले तो वेग स्थिरांक बुलाए। तो ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर बाई, ये आपका क्या है? वेग व्यंजक है। ये क्या कहलाया आपका? वेग व्यंजक। अगर मैं कहूँ ठीक है, अगर मैं कहूँ ए बराबर 1 हो और बी बराबर 1 हो, तो यहाँ पर एक मान दे तो के बराबर आपका एक, के का जब एक के साथ एक गुणा कर जाए तो के बराबर 1 होता है। आप लोग यहाँ तक ही सीखना था हम लोगों को प्रश्न के आधार पर, तो बस इतना ही आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा वेग नियम या वेग व्यंजक, आपको इतना ही बताना है। वेग नियम को बताना है कि वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर के प्रायोगिक मान को दर्शाता है, वेग नियम कहलाता है। अभिक्रिया इस प्रकार से, ये ए इंटू ए, बी इंटू बी रिएक्शन उत्पाद। ए स्मॉल बी आपके रस समीकरण मितीय गुणांक हैं और ए और बी आपके अभिकारक हैं। ठीक है, और इस प्रकार से वेग बराबर प्रोपोर्शनल ए इंटू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर बाई, ये वेग नियम हो जाएगा। अगर आप प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे, तो बराबर हमारा वेग स्थिरांक लग जाएगा, जो के लग जाएगा वो उसे हम क्या कहेंगे? वेग स्थिरांक। तो के बराबर आप क्या बता सकते हैं? आपका वेग स्थिरांक है ये आपका। अगर वेग स्थिरांक की परिभाषा आ जाए तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं, ये के जो होता है वो वेग स्थिरांक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास सभी को अच्छे से समझ में आई, क्योंकि इन 4 प्रश्नों जो आज 4 प्रश्न पढ़ा, इनमें से कहीं ना कहीं एक प्रश्न जरूर आने वाला है, इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये 4 प्रश्न हैं, आज जो भी 4 या 5 जो भी प्रश्न पढ़ाए हैं ये परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। जय हिंद, जय भारत।